आप इस कमरे से जब अंदर आते हैं तो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं। एक लोटा रखा हुआ, कलश रखा हुआ है, उसी के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये अस्थियां हैं। तो इस कमरे में आप देखें कि वो बेड है, यही वो बेड है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था। मैंने इंडिया में किसी का अभी तक मैंने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं रहेगा कोई मार्बल ने टब में नहाता है करके। बाबा साहब उस टाइम में, आज भी कोई परचेस नहीं कर पाता मार्बल का चीज़, इतना महंगा होता है। उस समय में बाबा साहब ने लिया था, मतलब क्या सोच थी बाबा साहब की। इसको रमाई बाबा साहब ने स्पर्श किया है, हाथ लगाए, इसको भी कुछ किया नहीं है अभी तक। इसका हर एक फीलिंग है इसमें। आप अगर देखना है बाबा साहब को तो इधर आपको स्पर्श करके बाबा साहब दिख जाएंगे। बहुत खूबसूरत घर है। आप हाथ रखेंगे तो उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जो मुझे इस वक्त यहाँ पे अनुभूति हो रही है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। Amazing feeling. It's really so inspiring and emotional. Very touchy moment for me. And being an Ambedkarite, you should visit this house. You should come. इसी घर में बैठ के ही किसी दिन बाबा साहब ने सोचा होगा कि मैं जातिवाद को खत्म करूंगा। वो जिन लोगों को ना खड़े होने का अधिकार है, ना उस रास्ते पे चलने का अधिकार है, वहाँ जब ये महल बनाया बाबा साहब ने, तो आज भी जब लोग देखते होंगे तो सोचते तो होंगे। हिंदू कॉलोनी जो हमारी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी जिस एक विचारधारा के साथ में है, वहाँ पे बाबा साहब घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उसके पीछे भी सोच रही होगी, कुछ कहानी रही होगी। कोई भी चीज़ बिना सोचे नहीं कर रही। और ये ऐसा है, ये सेंटर है हिंदू कॉलोनी का। इस घर को देखने के बाद आज भी बहुत जन को दिक्कत है, इसको हाईलाइट नहीं करने देते। या कोई अगर आप रोड पे चलेंगे, किसको पूछेंगे ना राजगृह कहाँ पे, नहीं बताएंगे आपको। लोकल पब्लिक को इस टाइम 6 दिसंबर को लाखों की भीड़ आती है, 14 अप्रैल को लाखों की भीड़ आती है, फिर भी लोकल आदमी को राजगृह मालूम नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है? जय भीम। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे पीछे जो सफ़ेद रंग की इमारत आप देख रहे हैं, उस इमारत में कभी एक ऐसा व्यक्ति टहला करता था, वो कुछ विचारों पर सोचा समझा करता, जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे पीछे जो इमारत है उसे राजगृह कहते हैं और वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का घर है। मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। मुंबई के दादर इलाके में हिंदू कॉलोनी नाम की जगह है, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का राजगृह, उनका घर है। इस घर की बहुत सारी कहानियां हैं, जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से हैं। वो इस घर में रहते थे, यहाँ उनकी किताबों के लिए खास लाइब्रेरी थी, 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर किताबें थी। और हिंदू कॉलोनी में उस समय 1935 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये घर बनाया, उस समय क्या स्थितियाँ थी, कौन से उनके सामान थे, क्या चीज़ें थी, उसका मैं कंप्लीट टूर आपको कराने वाला हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस घर में रहा करते थे, उस घर में कितनी यादें जुड़ी हैं, कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वो मैं अभी यहाँ अंदर आपको लेके चलूँगा तो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ जो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आपको राजगृह लिए चलते हैं। तो मैं इस वक्त राजगृह में आ चुका हूं और चैत्य भूमि की तरह ही राजगृह भी अम्बेडकर वादियों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग जगह है। और यहाँ आना, बाबा साहेब को और ज़्यादा करीब से महसूस करना और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती थी उस समय पर, वो जिनका उपयोग किया करते थे राजगृह में, वो यहाँ देखने को मिलती हैं। वो बेड है जहाँ बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को रखा गया था जब दिल्ली से उनको लेके आए थे, और उनकी अस्थि कलश भी यहाँ पर रखा हुआ है।
अस्थियां अभी भी रखी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और बाबा साहेब को और ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप जैसे राजगृह के गेट से आप एंट्री करते हैं तो ये जो बंगला है राजगृह, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है और इसी में अलग अलग कमरे हैं जो अभी एक म्यूज़ियम की शक्ल में विकसित किए गए हैं। और यहाँ वो सब सामान रखा गया है जो बाबा साहेब और माता रमाई इस्तेमाल किया करती थी। इस घर में अलग अलग कमरे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तमाम जो चीज़ें हैं उनको स्मारक के तौर पर रखा गया है। इस तरफ जो आप कमरा देख रहे हैं इसमें माता रमाई का जो सामान था, जो किचन का सामान था, बर्तन थे, कढ़ाई थी, पतीला था, गिलास थे, जो इस तरह के किचन के जो सामान हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस टेबल पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे वो टेबल भी यहाँ रखा हुआ है। इसी के अंदर वो चीज़ें रखी हुई हैं। और इधर आप जो चीज़ें देखेंगे यहाँ बाबा साहेब की अस्थि रखी हुई हैं और उसके अंदर वो बेड रखा हुआ है। और जो उनकी तस्वीरें हैं, उनके कुछ चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर रखा गया है। तो मैं आपको पहले इधर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये घर का ग्राउंड फ्लोर एक स्मारक के रूप में तब्दील किया गया है। और राजगृह यहाँ पर जो घर है इसके ऊपर वाले हिस्से में बाबा साहेब का परिवार जो है वो अभी भी रहता है। उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। आप जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ कुछ तस्वीरें हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई। ये आप तस्वीर देखें, सविता अम्बेडकर जो उनकी पत्नी हैं वो उनके साथ में, उनके मित्र साथ में हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये तस्वीर है यहाँ पर। और ये आप तस्वीर देखेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर जी और संत गाडगे जो हैं वो उनके पीछे हैं। गाडगे महाराज वो कहते हैं कि हमें सीखना चाहिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने काबिल हुए। और उनका फेमस एक वाक्य है कि अगर आपके पास रोटी नहीं है, थाली नहीं है तो थाली बेच दो, उससे जो पैसा मिलेगा एक रोटी कम खाना आप, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई ज़रूर करवाना। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश संत गाडगे देते हैं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अलग अलग चित्र उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। और ये जो 1935 में येवला कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई गेस ये वहीं का तस्वीर है जिसमें वो संबोधित करते हैं और बाद में फिर ऐलान करते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक और चित्र उनकी गाड़ी के साथ में और उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हुए ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं ये, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के समय लिए गए थे वो ओरिजिनल तस्वीरें हैं। ये सिद्धार्थ कॉलेज है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस कॉलेज की शुरुआत की थी। बम्बई में कॉलेज बनाया था, मिलिंद कॉलेज उन्होंने औरंगाबाद में बनाया था, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। तो एजुकेशन पे जो खास फोकस रहता था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दलित महिलाओं का संगठन बनाया था उसके अलग अलग सम्मेलन किए थे। और बाबा साहेब कहते हैं कि मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से आंकता हूं कि वहाँ महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही जो महिलाएं हैं उनके साथ ये तस्वीर है जो जिक्र करते हैं कि महिलाओं को भी आप बराबरी का हिस्सा दीजिए, उनके साथ समानता का व्यवहार कीजिए। ये तस्वीर उसका संदेश है। तमाम दलित महिलाओं को उन्होंने लामबंद किया। आगे आप तस्वीर देखेंगे और तस्वीर है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, मंत्री के तौर पर भी, लेबर काउंसिल के सदस्य के तौर पर भी अलग अलग चीज़ों का वो दौरा करते हैं। बाबा साहेब का बहुत ही फेमस ये पोस्टर जिसमें वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है उस समय की। और यहाँ वो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जब हुआ था, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा ली थी नागपुर की दीक्षा भूमि में, सविता अम्बेडकर जी उनके साथ में है। ये उस समय की तस्वीर है। और आप इधर देखेंगे ये तस्वीर देखिए, ये सेंट्रल जेल के बाहर है, यरवदा सेंट्रल जेल, यरोड़ा जिसको ये लोग कहते हैं, जहाँ पर पूना पैक्ट साइन किया गया था, वहाँ की तस्वीर है ये। और पूना पैक्ट का जो इतिहास है आप लोग जानते होंगे, उस पर हमने स्पेशल वीडियो भी किया है, वो आप देख सकते हैं। और ये संविधान सभा की एक तस्वीर है जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं और संविधान का बनाने का काम ये चल रहा है। ये उस समय की तस्वीर है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जब वो थोड़ा और बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी तबीयत आप जानते हैं लगातार ख़राब रहती थी, उस तस्वीर का हिस्सा है। नानक चंद रत्तू हैं उनके साथ में जो सहारा देते हैं और डॉक्टर सविता अम्बेडकर जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो
तो ये जो तस्वीर है ये वो तस्वीर 26 अलीपुर रोड दिल्ली में जब बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण होता है 6 दिसंबर 1956 का, उस समय की तस्वीर है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और ये उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी कैबिनेट के सदस्य और तमाम जो बड़े लोग थे वो बाबा साहेब को सम्मान के तौर पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो ये उस समय की उनकी तस्वीर है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की, जिसमें उनका पार्थिव शरीर है। और फिर आप जानते हैं दिल्ली से किस तरह से उनका जो पार्थिव शरीर है उसको बम्बई भेजा गया ताकि दिल्ली में एक बड़ा स्मारक ना बन सके, और क्योंकि वहाँ गांधी की समाधि है तो उससे भी बड़ी समाधि बन जाती तो वो और ज़्यादा पॉलिटिकली भी एक चैलेंज हो जाता, तो उनको भेजा गया बम्बई और यहाँ फिर उनकी समाधि चैत्य भूमि पर बनाई गई है। इस कमरे में आप देखेंगे तो यहाँ कई चीज़ें हैं जो बाबा साहेब इस्तेमाल किया करते थे। उमेश, अगर आप हमारे साथ थोड़ा बात कर पाएँ तो उमेश हैं यहाँ पर जो ये तमाम इंतज़ाम देखते हैं, इनकी देखरेख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत उमेश। जय सर। ये जो बाथ टब है ये इसके बारे में बताएं ज़रा। अभी बाथ टब जो है बाबा साहब ने कुछ तो 2000 या 2015 में कुछ रुपीज़ में कुछ परचेस किया था लंदन से, उसे इटालियन मार्बल कहते हैं। अच्छा। इसे हाँ, और ये मैंने इंडिया में किसी का अभी तक मैंने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं रहेगा कोई मार्बल ने टब में नहाता है करके। बाबा साहब उस टाइम में, आज भी कोई परचेस नहीं कर पाता मार्बल का चीज़, इतना महंगा होता है। उस समय में बाबा साहब ने लिया था, मतलब क्या सोच थी बाबा साहब की। इतना हेवी है ना, 10 जन लगते उसको हिलाने के लिए। और जो ड्रेसिंग टेबल है बाबा साहब का, बाबा साहब को हैट्स क्या जो स्टिक्स रखने की बहुत ये थी, मतलब इच्छा थी अलग अलग था। उनका कहना था कि हमको एकदम स्टैंडर्डाइज रहना चाहिए, और क्योंकि उसका एक प्रतीक के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ कि हमारे लोग जिनके लंगोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, वो इतनी उसमें हैं, जब वो बाबा साहेब जैसे आदमी को देखते थे तो बहुत ऊर्जा मिलती थी, इंस्पायर होते थे। ये फोटो आप देख सकते हैं, इसमें बाबा साहब ने बताया आप गुलाम नहीं है, गुलाम की जंजीर तोड़ो। वैसे ही कपड़े दिए जो इसे अपनी पब्लिक पहनती थी, जो अपने लोग जनता। जो उनका अखबार है उसका स्पेशल एडिशन, इसको मैं मिरर कहता हूँ। मिरर क्योंकि हर एक का चेहरा उसमें बना नहीं सकते, वो मैं खुद को देखना चाहिए, मेरा चेहरा है। मेरे को ऐसे गुलाम में रखा था, बाबा से मेरे को जंजीर से तोड़ दिया है, मेरे को बाहर निकाल दिया है। कोई पूछता है इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग मतलब एक ही है कि ये मिरर बनाने बाबा साहब ने 1933 में बनाया था। खुद को देखो, अरे जंजीर को तोड़ दो, वो चीज़ पे वो कहते हैं कि आप जंजीरें तोड़ दीजिए, अगर आप कैद हैं, गुलाम हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, पैर काट दीजिए, लंगड़ा के चलिए, लेकिन आज़ादी से चलिए, आज़ाद होके चलिए। हाथ नहीं रहेंगे चलेंगे, लेकिन आज़ादी होना चाहिए। उसी की तरह आप इधर देख सकते हैं, उसमें ड्रेसिंग टेबल में अलग अलग गैप से उसमें स्टिक रखने के लिए उनको वो स्टैंडर्ड में रहते, अलग अलग स्टिक यूज़ करते हैं। वो स्टिक से हैट रखने के लिए उसका एंगल है, वहाँ पे हैट रखने के लिए डिज़ाइन किया गया होगा, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं होता है। बाबा साहब ने ये हर एक चीज़ डिज़ाइन करके ली है खुद के लिए। आप जो देखेंगे ये लकड़े का सब है, ये बर्मा का लकड़ा है, इंडियन नहीं है, म्यांमार से आया। म्यांमार का लकड़ा है। इसका लाइफ कम से कम 500 साल है, एज इट इज़ है अभी भी। इसको खाली एक बार पॉलिश किया है। अच्छा। अभी इसको और अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत मजबूत हो सकता है। इसका जो अपन हैंडल देखेंगे ना, ये उसी टाइम से इसको रमाई बाबा साहब ने स्पर्श किया है, हाथ लगाए, इसको भी कुछ किया नहीं है अभी तक। इसका हर एक फीलिंग है इसमें। आप अगर देखना है बाबा साहब को तो इधर आपको स्पर्श करके बाबा साहब दिख जाएंगे। एग्जैक्टली। और जब हम ये सब चीज़ें छू रहे हैं यहाँ पर जहाँ चल रहे हैं, तो ये बाबा साहेब की इस्तेमाल की हुई चीज़ें, उनका घर है जहाँ वो माता रमाई के साथ बैठा करते थे और सोचा करते थे कि मैं अपने लोगों की भलाई कैसे कर सकता हूँ। तो ये बहुत इमोशनल भी है, बहुत इमोशन से भरा हुआ है। आपके लिए भी बहुत इमोशनल होगा क्योंकि यहीं रहते हैं। जरूर जरूर। और एक्चुअली यहाँ पे आने वाली पब्लिक भी वैसे ही है, इमोशनल है, स्टडी के लिए। आज जो अब JNU का स्टूडेंट आए थे राम करके, जो कोई ये कर रहे, क्या बोलते हैं, PhD कर रहे किसी क्षेत्र में, लेकिन उसको आँख नहीं है, लेकिन बाबा साहब को इधर देखने आए थे, फील करने आए थे। वो आए ना तो मेरे को बोले कि मेरे को फील करना है, तो उनको फील करिए उसको क्या चीज़ है करके। उनको मैंने उसका फ़ोटो भी लिया भाई आपको, क्योंकि वो आँख होने के बावजूद आपको देख नहीं पाते बाबा साहब को, ये बिना आँख का देख सकता है। ये मनवादों के लोग के लिए बताना चाहता हूँ कि जो बिना आँख वाला आँख भी बाबा साहब को देख सकता है, फील कर सकता है। तुम लोग आँख है, आप देख नहीं सकते। ये की आंखें थी जो लिख रहे थे, उन्होंने तो हमको गायब करने की कोशिशें की गई हैं। ये क्या है? ये इसे अपन कहते हैं गीज़र है। हाँ, इसको पानी गर्म करने का रहता है ना, उस टाइप का है। उसमें कोयला सिस्टम है उसके अंदर। अच्छा, कोयला नीचे डालते थे तो पानी गर्म हो जाता था। पूरा नल सिस्टम है, नल लगाए हुए हैं, पाइपलाइन किया हुआ था, उसमें पाइप से बरोबर आ जाएगा, पानी जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक। आज का इलेक्ट्रिक नहीं था पहले से, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं होने के बावजूद गीज़र यूज़ करते हैं बाबा साहब।
चूल्हे पे या इस पे काम नहीं करते भाई, चूल्हा जला दिया, पानी गर्म कर दिया, ऐसा स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त था साहब। बाबा साहब चूंकि परवरिश में तो यहीं रहे, लेकिन उनकी जो हायर स्टडीज़ है वो कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अलग अलग जगह विदेशों में हुई, जर्मनी में गए, तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत कुछ लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सीखा होगा। जी जी, वही तो है। पहले तो उनको लिविंग स्टैंडर्ड उनके पिताजी ने सिखाया। उनका मेन बीज है पिताजी, उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया है वो मेंटेन करते गए। वो बीज अगर खराब रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने सूबेदार जी है ना, सूबेदार जी बाबा साहब के मेन गुरु बोलेगे तो सूबेदार जी और रमाई। रमाई नहीं रहेगी तो बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब का काना जो है रमाई थे, और जो उनको जो स्टैंडर्ड लिविंग थे सिखाने वाले वो सूबेदार थे। ये दोनों के बिना बाबा साहब कंप्लीट नहीं हो सकते। ये तो आप मेरा खुद का ऐसा मानना है। और ये जो बाबा साहब ने खुद का डिज़ाइन करके बनाया घर, इसको अपन ड्रीम होम बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ उन्होंने खुद बनाई हुई है। इंडिया में अगर खुद का अगर घर देखें तो यही है कि खुद डिज़ाइन किया, खुद बनाया, खड़े होके कैसे कहिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए। जब हम अपना घर बनाते हैं तो एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये दरवाजे का डिज़ाइन कैसा होगा, कौन सी खिड़की कहाँ होगी, तो हम बहुत इमोशन जुड़े होते हैं ना घर के साथ में। मेरे बच्चे जन्म लेंगे, वहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, तो उस समय बाबा साहब ने भी बहुत सोचा होगा और बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है, तो इमोशंस भी जुड़े हैं और उन्होंने अपना वक्त बिताया है। ये पंखा भी उस समय का है? जरूर जरूर, ये पंखा भी उसी टाइम के, उनके फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी था, फर्स्ट फ्लोर पे पहले उसमें लगाया था, और ये बहुत बड़ा फैन है, हेवी। राजगृह में किताबें रखी गई हैं। बाबा साहब जो जिस रूम में स्टडी करते थे, जो पूरे जो बहुत सारे बुक्स थे बाबा साहब के, कहते हैं लोग 25,000 थे, लेकिन कुछ रहेंगे, जितने भी रहेंगे पूरा फ्लोर भरा हुआ था जी। उस फ्लोर पे उनका वो फैन था उसमें। और इसमें और एक बात ऐसी इंटरेस्टिंग बात मेरे को तो लगती है, एक आप एक विंडो की इधर एक कैमरा कीजिए, आपका देखा जाएगा, एक विंडो के साइड में एक होल है, उसमें से आप नीचे अगर कुछ जलाएंगे, पहले क्या कहता है दिया जलाना पड़ता था, वो दिए से धूल जो निकलता है उसका काला काला, उससे दीवार काली होती थी। तो इसको होल दिया है जो अंदर धूल जाए, काला प्लानिंग और उसका आउटलाइन कुछ नहीं, लेकिन उसका जो बेस है अंदर जो जाएगा काला वो अंदर जाएगा, घर को डैमेज नहीं करेगा, घर को डैमेज नहीं करेगा। ये सोच जबरदस्ती बाबा साहब की। बचपन में घासलेट जो मिट्टी का तेल होता है उसके दिए जलाते थे, उसी में पढ़ाई भी करते थे। आज भी अगर कोई भी आप लगाएंगे अगरबत्ती, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा ना जिस जगह पे, उस जगह पे ऊपर काला हो जाता है कि नहीं। एक एक प्लान चीज़ की है कि कहीं पे कोई कमी ना रहे, कुछ भी चीज़ इसमें कमी नहीं है। आप इंटरनेट जिस भी घर में करें बाबा साहब के, आप हर घर में जा सकते हैं, ऐसा कनेक्टेड डोर है, सारे कमरे टोटल कनेक्टेड है। वो मेन एंट्रेंस था बाबा साहब का। मैं तो कहता हूँ कि आप पहले अभी 5 स्टार होटल अभी आए, उसके पहले 5 स्टार रूम था। और ये उमेश, ये जो घर बनाया, ये हिंदू कॉलोनी नाम है, मैं आ रहा था बोर्ड देख रहा हूँ, हिंदू कॉलोनी, जो हमारी एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी जिस एक विचारधारा के साथ में है, वहाँ पे बाबा साहब घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उसके पीछे भी सोच रही होगी, कुछ कहानी रही होगी। कोई भी चीज़ बिना सोचे नहीं करते। और ये ऐसा है, ये सेंटर है हिंदू कॉलोनी का। आप इधर से खड़े रह के देखेंगे ना तो ये साइड में दिखेगा मेन रोड, एक्सप्रेस हाईवे, ये साइड में दूसरा स्टेशन है माटुंगा, और ये साइड में दादर, और अपन सेंटर में, मतलब हिंदू कॉलोनी के नाक पे अपन, ये सेंटर है डायरेक्ट। वो जिन लोगों को ना खड़े होने का अधिकार है, ना उस रास्ते पे चलने का अधिकार है, वहाँ जब ये महल बनाया बाबा साहब ने, तो आज भी जब लोग देखते होंगे तो सोचते तो होंगे। आज भी बहुत जन को दिक्कत है इस घर को देखने के बाद, आज भी बहुत जन को दिक्कत है। इसको हाईलाइट नहीं करने देते, या कोई अगर आप रोड पे चलेंगे किसको पूछेंगे ना राजगृह कहाँ पे, नहीं बताएंगे आपको। लोकल पब्लिक को इस टाइम 6 दिसंबर को लाखों की भीड़ आती है, 14 अप्रैल को लाखों की भीड़ आती है, फिर भी लोकल आदमी को राजगृह मालूम नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है? अब मेरे घर में अगर कोई गली में रहता रहेगा तो मेरे को 2-3 बार नहीं बोलेगा, लेकिन 50 साल से मैं रह रहा हूँ और मुझे माझे बाजू वाला नहीं मालूम रहेगा, तो अपन फिर कौन है? तो उस तरह की प्रमोशंस और वो चीज़ें नहीं होती होंगी। नहीं, प्रमोशन की इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमोशन नहीं, पब्लिक आती है, लेकिन कहाँ जाना है? अगर वो लोकेशन में अगर आ रहा हूँ, मैं अगर दिल्ली आ गया, मेरे को सुमित जी मालूम है रहते हैं, लेकिन किस गली में रहते हैं वो ढूंढना है, तो मेरे को लोकल आदमी से पूछना पड़ेगा, तभी मेरा लोकल आदमी बता सकता है सुमित जी यहाँ रहते हैं। वैसे इधर थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। स्टेशन से वॉकिंग हार्डली 5 मिनट है, चल के आएंगे तो 5 मिनट लगता है, लेकिन उसमें भी तक दिक्कत कर देते हैं लोग। लेकिन हम लोग भी कम जलन हमने भी उसमें कमी नहीं रखी। गूगल पे जाएंगे तो अपडेट करके रखा है, राजगढ़ टाइप करे तो उसमें आते हैं। मेरा मोबाइल नंबर वायरल करके रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप किधर भी कॉल करो, राजगढ़ आना है, सुबह 10 बजे 6 बजे तक खुला है, कॉल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत बढ़िया काम है आपका कि लोगों को सुविधा मिले। और बाबा साहब की बहुत सारी तस्वीरें हैं, अलग अलग उनके जीवन से जुड़े हुए जो पल हैं
वो तस्वीरों में भी नज़र आते हैं यहाँ पर। और इसी घर में बाबा साहेब की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं, तो हम अस्थियाँ भी देखने वाले हैं। ये कौन सी तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है? वैसे सातारा का स्कूल थे, बाबा साहब जी स्कूल में पढ़ रहे थे सातारा। सतारा में जहाँ एडमिशन लिया था, जब वो मऊ से चले गए तो वहाँ की तस्वीर है ये। जी जी जी। और इस स्कूल से उनकी चीज़ें तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। एक व्यक्ति जिन्हें स्कूल में क्लास में बैठने नहीं दिया गया, वो बाहर बैठ के पढ़े और फिर वो आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए। खुद का कॉलेज बनाया उन्होंने, स्कूल बनाया, दूसरे बच्चे लोग को फ्री में पढ़ाया, कम पैसों में पढ़ाया। आज के डेट में खुद का घर हॉस्टल करके बनाना कोई जगह और वर्ल्ड में कोई नहीं है। इसी घर में हॉस्टल बनाया था बाबा साहब ने। जो सिद्धार्थ कॉलेज में स्टूडेंट रहते, उनकी दिक्कत हो रही थी रहने के लिए, तो खुद के घर में नंबर डाल के रखे थे। और उसमें जब सिद्धार्थ हॉस्टल बना, इसी घर में बाबा साहब ने हर एक चीज़ की है। स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाया, लाइब्रेरी था, और स्कूल भी उन्होंने बना दिया। क्या बात है। उनका एक ही एम था, स्टडी करो, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ, लेकिन धोखा मत दो भाई, बहुत धोखा दे रहे हैं पढ़े लिखे आदमी लोग। कृपया करके बाबा साहब को धोखा मत दो, पढ़े लिखे रहोगे तो धोखा मत दो। बहुत जन ऐसे दिखाई दे रहा है, इससे अच्छा बिना पढ़े लिखे ज़्यादा बाबा साहब को फॉलो कर रहे। ये 90% लोग ऐसे कर रहे हैं, 10% लोग अभी जुड़े हुए हैं बाबा साहब को, पढ़े लिखे हैं लेकिन बाबा साहब को जुड़े हुए नहीं, बाबा साहब चाहिए। लेकिन जो पढ़ लिखे गए ना, वो थोड़े बहुत फिसल रहे हैं, वो लाइन में आने चाहिए। मेरे हाथ जोड़ की विनती है, पढ़े लिखे हो बाबा साहब को फॉलो करो। आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब है, ये सोचो बस, बाकी कुछ नहीं। उनकी वजह से हम पढ़ पाए, हम आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, तो मैं उसका सारा श्रेय बाबा साहेब को ही देता हूँ, हमारे पुरखों को देता हूँ, जिनके संघर्ष की बदौलत हम कुछ कर पाए हैं। वरना मैं आज कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता, कहीं किसी के यहाँ बेगारी कर रहा होता। तो हमें वो भी याद रखना है। बहुत खूबसूरत घर है, आप हाथ रखेंगे तो उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो मुझे इस वक्त यहाँ पे अनुभूति हो रही है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। बहुत इमोशनल, लेकिन यादें हैं तो यादों को आप भी देखें, इसलिए हम घर के अंदर और चलते हैं। आप इस कमरे से जब अंदर आते हैं तो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी हुई हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, और इस जगह पर ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जो रिमेन्स हैं, जो अस्थियां हैं, वो यहाँ पर इस कलश में रखी हुई हैं। ये जो कलश आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए, अगर कैमरा आपको दिखा पाए, और आप देखेंगे इससे एक लोटा रखा हुआ, कलश रखा हुआ है, उसी के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये अस्थियां हैं, ये रिमेन्स हैं, जिसमें वो मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी देख पा रहे होंगे कि बाबा साहिब के जो अंतिम संस्कार के बाद जब उनके शरीर को अग्नि के हवाले किया गया, उसके जो रिमेन्स हैं उसको रखा गया है। चैत्य भूमि पर भी हैं और ऐसी कई जगह पर उनके रिमेन्स को रखा गया। ये राजगृह आज एक मेमोरियल की तरह से है। तथागत बुद्ध की बहुत खूबसूरत तस्वीर, और यहाँ खड़े होना, बाबा साहिब के बारे में बात करना, उनकी अस्थियों के बारे में बात करना, मेरे पास शब्द नहीं है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट इट्स अमेजिंग फीलिंग, इट्स रियली सो इंस्पायरिंग एंड इमोशनल, वेरी टची मोमेंट फॉर मी। एंड बीइंग एन अम्बेडकराइट, यू शुड विजिट दिस हाउस, यू शुड कम। इसी घर में बैठ के ही किसी दिन बाबा साहब ने सोचा होगा कि मैं जातिवाद को ख़त्म करूँगा और भारत से जो भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसे ख़त्म करेंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे। तो बाबा साहेब के आइडिया जो हैं वो, उसकी भी अनुभूति होती है। उमेश, इस कमरे में खड़ा होना अपने आप में मतलब भाव विभोर कर देने वाला है। तो इस कमरे के बारे में कुछ खास बातें हैं? इस कमरे का सबसे बड़ी खास बात यही है कि जब बाबा साहब का देहांत या रमाई का देहांत हुआ तो उनका पार्थिव शरीर इधर रखा था अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर इसी कमरे में रखा हुआ था। उसके बाद भैया साहब का पार्थिव शरीर इसी कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, कोई आ सकता है, जा सकता है, और इसलिए अस्थियाँ भी इधर ही रखी है। जी, ये घर का बहुत इंपॉर्टेंस है और ये फीलिंग वाला, टचिंग वाला है। बाबा साहब को देखना है तो फीलिंग आए बिना फीलिंग नहीं कर सकते आप। ऐसे यहाँ पे बाबा साहब को सामने दिखते हैं, आपको वैसे फील करेंगे तो बाबा साहब दिखाई देंगे। और इसको पूरा मेंटेनेंस अम्बेडकर फैमिली करती है, जो कि ऊपर फैमिली रहती है, प्रकाश जी, भीमराव जी, आनंद राज जी, ये पूरी फैमिली मेम्बर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और वो सब इसका मेंटेनेंस खुद देखते हैं। इसलिए इसने प्राइम लोकेशन पे आज भी जैसे कि वैसे है। नहीं तो आजकल अगर कोई रहता तो इसको बेच के स्वाहा कर देता, क्योंकि इसका करोड़ की जब प्रॉपर्टी, एक 1 BHK की दर 1.5 करोड़ तक जाता है इस लोकेशन में। ये तो 8000 स्क्वायर फुट का जगह है। ये 8000 करोड़ में कितना बन सकता है। लेकिन अम्बेडकर फैमिली है जो उन्होंने अभी तक तंग धर के रखा है कि नहीं, इस बात ये बाबा साहब तारीफ बनती है, क्योंकि ये म्यूजियम नहीं था पहले।
ये अम्बेडकर फैमिली ने खुद उनके पास जो सामान जो किधर रहेगा वो सब निकाल के अच्छे से सजो के इधर रखा है कि पब्लिक को देखना चाहिए बाबा साहब क्या है, बाबा साहब कैसे है। क्योंकि बाबा साहब के बाद में बाबा साहब के जो बाजू में रहते थे ना, उन्होंने सब लेके गए। जो भी आप देखेंगे बाबा साहब के जो कभी बांधते ना, उसने अपना अपना सामान लेके भाई निकल गए। अभी बहुत सारा डम करके रखा है सामान, हर एक के घर में सामान रखा हुआ रहेगा। आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरे घर में हैट रहेगा, मेरे घर में, हालांकि उसको समाज को दिखाओ, जनरल पब्लिक को दिखना चाहिए। साझी धरोहर है कि हम बाबा साहेब से को करीब से महसूस कर सकें। आप इधर जब आप आएंगे तो इस कमरे में आप देखें कि वो बेड है, यही वो बेड है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था। आप देखें यहाँ पर तारीख भी लिखी हुई है और यहीं पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था। वो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, और उसके बाद उनके शव को यहाँ लाया गया और इसी बेड पर रखा गया था। ये वही उस समय का बेड है, ऐसे इसकी को रखा गया है बाबा साहेब की याद में, सम्मान में। तो आप बाबा साहेब को महसूस कर सकते हैं। उनकी जब अंतिम यात्रा यहाँ दादर में आई और चैत्य भूमि पर जब उनका अंतिम संस्कार होना था, राजगृह से जब उनका शव गया, तो इन तस्वीरों में आप देखें, अनुमान लगाएं, इतनी ज़्यादा भीड़ उस समय पर है। उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और जो सामने जो तस्वीर है उसमें भैया साहेब आपको नज़र आएंगे, वो तस्वीर है जब उनका अंतिम संस्कार हो गया है और उनकी अस्थियों को वहाँ पर एक बर्तन में, एक कलश में उनको स्टोर किया जा रहा है, रखा जा रहा है। तो उस समय का ये तस्वीर आपको नज़र आएगी। और बहुत ही कहें कि जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणा से भर देने वाली जगह भी है। और हम अपने पुरखों को याद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, वो किस तरह से चलते होंगे, कैसे बातें करते होंगे, कैसे उनके हाव भाव होंगे। आप अपने दादा परदादा के बारे में, अपने पुरखों के बारे में अपने घर वालों से बातें करते होंगे, बताते होंगे कि मेरे जो पुरखे हैं वो मूछे रखते थे, वो बहुत ही बलिष्ठ थे, ताकतवर थे। वैसी ही कहानियाँ यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों में उनके जीवन के संघर्ष, उनकी प्रेरणा और जो उनके विचार थे कि सब कुछ मुझे प्लान करके और एक मजबूती के साथ में पेश करना है, ताकि ये जो घर है हिंदू कॉलोनी में, जब इसके बाहर से एक दलित समाज का, वंचित समाज का आदमी निकलेगा, बहुजन समाज का व्यक्ति जब इस घर को देख के निकलेगा तो उसमें हिम्मत आए, उसमें प्रेरणा आए, वो ये समझें कि मेरे समाज का ही एक डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह से रह रहा है तो मैं भी रह सकता हूँ। यही बाबा साहेब ने कोशिश भी की होगी कि यहाँ पर प्लानिंग करके ये घर बनाया और यहीं पर उनकी अस्थियों के पास में खड़े होना, उनको महसूस करना भाव विभोर कर देने वाला है। इमोशनल मोमेंट है। यहाँ आप देखें बाबा साहेब के पिता, हमारे पिता के भी पिता बाबा साहेब को हम सब अपने फादर फिगर के तौर पे याद करते हैं। सूबेदार मालोजी सकपाल, ये जो हैं ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की रैंक पे थे। इनके पिता जो हैं यानी बाबा साहेब के दादा, वो भी जो हैं ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और इनकी बदौलत ही बाबा साहेब में पढ़ने लिखने का जज्बा पैदा हुआ और बहुत मेहनत की है शिक्षा पे बाबा साहेब की। और बाबा साहेब बहुत इस बात को सराहते हैं कि मैं जो बन पाया हूँ उसमें मेरे पिता का जो योगदान है, जो श्रम है, जो मेहनत है, जो त्याग है, वो एक बड़ी वजह है। तो बाबा साहेब के पिता की तर्ज पर ही हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और संत गाडगे महाराज जैसे कहते हैं कि थाली को बेच दो अगर कम पैसे हैं, और थाली को बेच के एक रोटी कम खाओ, हाथ पे रोटी रख के खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो हमें शिक्षा के महत्व को सूबेदार साहब से सीखना चाहिए। बाबा साहेब जैसा व्यक्ति उन्होंने हमको दिया, उनके लिए उनकी कहीं कि समाज कृतज्ञ रहेगा, पूरा बहुजन समाज उनकी कृतज्ञ रहेगा। ये बाबा साहेब की तस्वीर, और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये उस समय की तस्वीर है जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे।
लेकिन ये तस्वीर दरअसल उस वक्त की नहीं है। ये तस्वीर उस समय की है जब माता रमाई का परिनिर्वाण होता है, उनका देहांत होता है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बार ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब बनाने के पीछे मेरे पिता और माता जो रमाई, जो उनकी पत्नी हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जब माता रमाई चली गई तो बाबा साहेब अकेले हो गए और घर परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी। उनका बेटा जो यशवंत था उसको पालना था, उनकी परवरिश करनी थी, तो बाबा साहेब बहुत अकेले हुए और उसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, बीमार हुए और उनका शरीर जो है कमज़ोर होने लगा। उनके सिर में बहुत सारी फुंसियाँ निकल आई और तमाम उनको तकलीफ़ें होने लगी। तो फिर उन्होंने बम्बई के ही पास में एक जो प्राकृतिक चिकित्सालय है वहाँ पर अपना इलाज कराया और प्रकृति के आसपास रह के अपने आप को संभाला और उस दुख से वो उभरे, उस सदमे से वो उभरे। बाबा साहब को ज़बरदस्त सदमा लगा था क्योंकि माता रमाई सब काम खुद कर लेती थी और बाबा साहेब के पास ये वक्त होता था कि वो पढ़ाई लिखाई करें और समाज के कल्याण के लिए कुछ काम कर सकें। तो उस समय की ये तस्वीर है जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह का प्राकृतिक जीवन जी रहे थे और एक इलाज ले रहे थे जिससे उनका शरीर ठीक हो सके। तो ये बौद्ध भिक्षु की तस्वीर नहीं है जब वो बौद्ध भिक्षु बन गए, उससे पहले की ही तस्वीर है जब माता रमाई का देहांत हो गया था, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पर बैठना, बातें करना, इन्हीं कमरों में ही बाबा साहेब टहला करते होंगे, इसी घर से वो प्लानिंग किया करते होंगे और माता रमाई इसी घर में, इस जगह पर खड़ा होके बाबा साहेब का सत्कार किया करती होंगी। जब बाबा साहेब कहीं जाते होंगे तो उन्हें अलविदा कहती होंगी और उनके आने का इंतज़ार माता रमाई यहाँ बैठकर किया करती होंगी। ये जो घर है ये यादों से भरा है और यादें हमेशा प्रेरित करती हैं। यादें हमेशा ये सिखाती हैं कि हमारे पुरखों की धरोहर जो है कितनी अहम है, कितने इसका महत्व है इस जगह का। उस महत्व को अगर आपको फील करना है, महसूस करना है, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। इस घर में जब आप घूमेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को और करीब से महसूस कर पाएंगे और वो जो फीलिंग है उसको बयां आप शब्दों में नहीं कर सकते, निशब्द हो जाएंगे। आपको शब्द उस तरह के मिलेंगे नहीं कि मैं इस फीलिंग को कैसे बयां करूं। यहाँ तथागत बुद्ध की बहुत खूबसूरत एक प्रतिमा है और तथागत के जो धम्म हैं उनका संदेश बाबा साहेब ने दिया कि मैं कैसे धर्म को मानता हूँ जो न्याय, समानता और भाईचारा सिखाता है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कहा था मैं हिंदू के रूप में पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद, तमाम किताबें पढ़ने के बाद, तमाम धार्मिक ग्रंथों को निचोड़ने के बाद बाबा साहेब को एक धम्म ही ऐसा मिला जो समता, न्याय और बराबरी की बात करता है, जो इंसान और इंसान में भेद नहीं करता। और फिर वो धम्म की तरफ जाते हैं, बुद्ध धम्म को अपनाते हैं और नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ में धम्म दीक्षा लेते हैं। तो वो जो विचार था बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के, बहुत लोग समझते हैं कि उन्होंने बाद में बुद्ध धम्म की तरफ जाना स्वीकारा, बाद में विचार आए, लेकिन बुद्ध के प्रति उनका बहुत लगाव था पहले से ही। 10वीं से ही जी, 10वीं पास होने के बाद उनके गुरुजी ने उनको गिफ्ट दिया था, एक बुक दी थी भगवान बुद्ध के बारे में। जो उनके पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने एक किताब दिया था उनके भगवान बुद्ध के बारे में, उसमें था। तो उन्होंने पढ़ने के बाद उनके फिर वो दिमाग में छप गया था कि बुद्ध धम्म क्या है। फिर भी उन्होंने ये नहीं किया कि भाई इसी के पास जाना है, बाकी भी स्टडी की, हर एक धम्म की स्टडी की, क्या होता है, कैसे करेंगे। लेकिन मध्यम मार्ग जो बोलेंगे, किसी भी इसमें जाति में या जात मतलब पोट जात, ये जात वो जात नहीं है। आजकल महाराष्ट्र में आदर जात में नव बुद्ध ऐसा कुछ डालते हैं, ये सब रॉन्ग है। बुद्ध मतलब बुद्ध है, बुद्ध मतलब जाति नहीं है, बुद्ध मतलब धम्म है, आचरण है, और आचरण को आपने जाति में बदल दिया, ये है। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध धम्म लिया था। उसमें 9 बुद्ध, 10 बुद्ध, 15 बुद्ध ऐसा कुछ नहीं था। आज का सब लिख रहे वैसे, 9 बुद्ध कुछ नहीं है। तो बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताते हैं, उनका क्या है? आप उन भी वैसे कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने 9 बुद्ध लिखा तो आप भी कास्ट सर्टिफिकेट 9 बुद्ध लिख रहे। अरे 9 क्यों? बुद्धा इस बुद्ध। पहले वाला क्या पुराना लिखा क्या? मैं अगर पुराना हूँ तो मैं क्या पुराना बुद्ध लिखना चाहिए? जूना बुद्ध, नया बुद्ध? ये सीखना चाहिए जो इस तरह का पुराना है एक्चुअली, क्योंकि उसमें ये लोग सिखा रहे अपने लोग को ऐसा करो, अपन वैसे जा रहे। उनकी सोच है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। उमेश ये कह रहे हैं, सोच समझ के लिखिए। ये जो प्रतिमा है ये कब स्थापित हुई थी, इसके बारे में कुछ बता पाए? ये 2018 में 22 अप्रैल को थाईलैंड से भिक्षु लोग आए थे। तो इन्होंने माता मीराताई के साथ में इनको प्रेजेंट किया था ये।
जी। और बाबा साहब के लगाव में इतने इंटरनेशनल लेवल में इतनी बढ़ गए ना, फॉन फॉलोइंग बहुत बहुत बढ़ गई है। थाईलैंड के लोगों को इतना, अब ये भी थाईलैंड ने भेजा है। उनका कहना है कि अपन जो अस्थि कलश है उसमें बोलते हैं कि इसमें अस्थि रखी है करके। अच्छा। भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश है वैसे वो अस्थि कलश भेजे उन्होंने कि इस तरीके में बाबा साहब के अस्थि रखो, क्योंकि उनके जो सामान रखने की कोशिश करे वो लोग भी, उनको भी पता चल रहा है बाबा साहब क्या है। इस राजगृह को देखने के लिए थाईलैंड से, म्यांमार से लेके हर एक कंट्री के लोग आते, हर एक कंट्री का, और मंथ में एक बार आते ही आते। बहुत बहुत ज़बरदस्त उनका है। नेशनल अपील तो बाबा साहब की हमेशा से रही। अंग्रेज़ों को अपनी टेबल पर बिठा के गोलमेज सम्मेलन में उनसे बात करनी पड़ी, तो उनकी अपील तो ग्लोबल थी। और लेकिन अब मुझे लगता है और ज़्यादा लोग उनके बारे में जानने लगे। आज ही 5 दिसंबर को ये बाबा साहब के पोते भीमराव जी को म्यांमार अपने इसमें कौन सा कोई कंट्री है उसमें उन्होंने डॉक्टरेट दी है। बुद्धिस्ट, हाँ, वियतनाम करके है, वियतनाम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल करके उनका है, स्टडी से है, उन्होंने वो डॉक्टरेट दी है। लेकिन इंडियन को अभी तक बाबा साहब को डॉक्टरेट देने को नहीं सोचा। बाबा साहब को अभी तक डॉक्टरेट नहीं दे पाए वो लोग। इनकी सोच देखो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट जी, की मान्यता उस्मानिया दिया, मतलब वो भी लेकिन देखो ना। बाकी आप जानते हैं जी उनको जी जी, तो बाकी लोग ने अभी तक उसमें कुछ उन्होंने सोच पढ़ने नहीं दिया, डॉक्टरेट की उपाधि क्या देते हैं। तो बाकी लोग को 2-2 3-3 डॉक्टरेट दे रहे, लेकिन बाबा साहब को देने के लिए अभी भी सोच रहे। अब वो उनकी डॉक्टरेट के भरोसे भी नहीं है। बाबा साहब का जो कद है वो इतना विस्तार है, उस कद का इतना कुछ है कि अब पूरी दुनिया उनके बारे में जान रही है, समझ रही हैं। बाबा साहेब अपने आप में एक ऐसा इतिहास, एक दस्तावेज़ बन चुके हैं जहां उनका नाम ही काफ़ी, और पूरी दुनिया इस चीज़ को महसूस कर रही है। दुनिया भर में उन पर रिसर्च हो रहा है। क्या उमेश, आप हमको लाइब्रेरी वाला सेक्शन दिखा सकते हैं? वही लाइब्रेरी वाला सेक्शन, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। बहुत सारे पुस्तक अपन सिद्धार्थ कॉलेज में है, उधर शिफ्ट की है। 1954 के बाद में स्टार्ट हुआ था शिफ्टिंग में। वैसे आपने मिलिन कॉलेज गए थे आप, उधर जी, वहाँ पे भी बुक्स रखे हुए बाबा साहब के। वैसे ही बाबा साहब किताबें जो हैं वो शिफ्ट करा दी गई, क्योंकि बुक्स रखने से खराब हो जाते हैं तो स्टूडेंट में कुछ असर हो जाएगा, देखने मिलेंगे या कुछ तो उसका केयरिंग हो जाएगा। वो हिसाब से उधर बाबा साहब ने उधर शिफ्टिंग चालू किया था। अभी यहाँ पे जो छोटा सा बुक रखा था और वो बर्तन है, आपने जो बाद में आप फोटो के माध्यम से उसको दिखा दीजिए, वैसे अभी वीडियो शूट्स अलाउड्स नहीं है। मेरा मत है आप खुद आके देखिए, बहुत अच्छा फील होएगा। आके देखने से और कैमरे में देखने से फ़र्क गिरेगा, फ़र्क होगा। और यहाँ आने के बाद जो भावनाएं आएंगी उसकी बराबरी तस्वीर और वीडियो तो नहीं कर सकती, लेकिन इस तस्वीरों को देखकर आप कम से कम अपने आप के बारे में, बाबा साहब के बारे में जो रिश्ते हैं उनके बारे में समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, करीबी बढ़ा सकते हैं। उसी का ये प्रयास है। और ये ग्राउंड फ्लोर का जो सेक्शन है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, ये हमको आना चाहिए। आप मुंबई जब भी आएँ, दादर में ये जगह है राजगृह। ये नाम ही काफ़ी अपने आप में। और राजगृह क्योंकि एक बुद्धिस्ट जगह थी, पुराने समय का बुद्धिस्ट इतिहास में उसका अस्तित्व है। उसी के नाम पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजगृह इसका नाम रखा था, जहाँ लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी और 50,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ स्टोर की गई थी। तो आप जब कभी आएँ तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ ज़रूर आएँ, और इस जगह पर जहाँ बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हैं, जहाँ उनका घर है, यहाँ थोड़ा वक्त बिताएं और उनको और करीब से महसूस करें। हम सब जानते हैं कि हम बाबा साहेब कोई चमत्कार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वो कोई देवता जो काल्पनिक चीज़ें गढ़ी गई हैं वैसे नहीं है कि वो मेरे दुख तकलीफ़ों को दूर कर देंगे, मैं बीमार हूँ तो मेरी बीमारी को दूर कर देंगे, मैं गरीब हूँ तो मैं अमीर बन जाऊँगा। ऐसी कोई इच्छाएँ, ऐसी कोई भावनाएँ नहीं हैं। लेकिन हम सब जानते हैं बाबा साहेब ने जो प्रयास किए हैं उसकी बदौलत आज हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं कि जो काल्पनिक चमत्कार हैं वो उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा साहेब के सम्मान में उनकी जगह पर लाखों लोग हर साल आते हैं। भारत में क्या, दुनिया में भी कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसे फिगर नहीं होंगे, कोई ऐसे नेता, हीरो नहीं होंगे जिसके सम्मान में इतनी तादाद में लोग आते हैं। चैत्य भूमि हो, दिल्ली का 26 अलीपुर रोड हो, या ये राजगृह हो, दीक्षा भूमि हो नागपुर का, हर जगह जहां बाबा साहेब से जुड़ी हुई यादें हैं, लाखों लोग आते हैं अपने पैसे से। आप देखें पॉलिटिकल रैलियां लोग कराते हैं, बसें भर के लाते हैं, खाना खिलाते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके भीड़ जुटाते हैं। और यहाँ जो बाबा साहेब की मानस संतानें हैं वो खुद पहुँचती हैं और बाबा साहेब के प्रति अपना सम्मान अर्पित करती हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाले पल, बहुत ही इमोशनल कर देने वाले क्षण हैं। आप आइए, राजगृह में बैठिए, यहाँ बाबा साहेब को
करीब से महसूस कीजिए। इस टूर में इस घर को जो हमने दिखाया, जो बातें बताई हैं, उस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं? राजगृह पे बाबा साहेब से जुड़ी हुई कुछ आपकी यादें हैं, हमसे साझा करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम।